हेलो, चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबके बीच में वही जो आपका पिछला चल रहा है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, जो है कि एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम को लेकर के काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और वही सीरीज को हम जो है कि कंटिन्यू करने वाले हैं, जो पिछला चला आ रहा है। ठीक है? चलिए। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई ये सोचते हैं कि सर हमको जो है कि पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा ताकि हमारी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो उस उन लोग के लिए भाई कुछ नहीं है इस करना, केवल जो है कि हमारी वेबसाइट पे जाना है www.globaliti.org पे। तो आपको जो है कि इसी तरह से स्क्रॉल खुल के आएगा और जो है कि आपको यदि कोई एग्जामिनेशन जो आपसे आईटीआई से रिलेटेड है वो, और जो है कि मार्कशीट वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? चलिए, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है? चलो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो चलो भाई, देखते हैं कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो रटने से बेहतर है कि थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्योंकि देखो भाई, मेरी एक आदत है। आप लोग ये समझ लो कि यदि आप सोचो कि सर डायरेक्टली आंसर बताते चलें ए बी सी डी करके, तो भाई इतना तो नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा पे भी मैं नहीं डीपली में जाऊंगा, थोड़ा जो है कि समझना जरूरी है। ठीक है? चलिए, तो समझते हैं एक्चुअली एन इजकल टू ईबी बाई बी टी जो है दुनिया भर एक ऑप्शन, तो एक्चुअली आता कहाँ से। चलो, जैसे मैंने बना लिया, हमारी एक मोटर है। ये क्या है? हमारी एक मोटर है। अब वो सीरीज हो चाहे संट हो, सपोज दैट मैंने संट ही मान लिया। सपोज दैट मैंने क्या किया? संट ही मान लिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सप्लाई वोल्टेज दिया Vs। क्या आप दिया आपने? सप्लाई वोल्टेज Vs। जब आपने सप्लाई वोल्टेज दोगे तो भाई यहाँ पे करंट फ्लो होगी। यहाँ पे क्या होगी? करंट फ्लो होगी। करंट दो जो है कि दो डायरेक्शन में डिवाइड होगी। एक आपका फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, जिसको आप फील्ड करंट या फिर शंट करंट भी बोल सकते हो। और दूसरी करंट जो है कि आपके आर्मेचर में जाएंगी, जिसको आप क्या बोलते हो? आईए। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि आई इक्वल टू आई एस एच प्लस आई ए। ठीक? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है कि गति का इसको फार्मूला जो है कि लिख दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ के लिए जो है कि केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, क्या होगा? वीएस माइनस यहाँ का वोल्टेज आप यानी आई ए इंटू आर ए, माइनस यहाँ का वोल्टेज आप ड्रॉप यानी ईबी, यानी बैक ईएमएफ। तो आपको यदि ईबी निकालना हो तो ईबी के लिए फार्मूला क्या निकल के आएगा मेरे भाई? वीएस माइनस आई ए इंटू आर ए। क्या आएगा? वीएस माइनस आई ए इंटू आर बे आर ए। चलो, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो बैक ईएमएफ का फार्मूला, ये क्या है? बैक ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है? लेकिन आपसे बैक ईएमएफ का फार्मूला थोड़ी पूछा है, आपसे तो पूछा है कि भाई स्पीड क्या होती है, यानी गति क्या होती है, स्पीड क्या होती है। तो जो फार्मूला आप जो है कि लिखते हो किसके लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, वही फार्मूला होता है बैक ईएमएफ के लिए, यानी जेड पी एन फाइव बाई 60 ए। जेड पी एन फाइव बाई 60 ए। बस आप जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जनरेटेड वोल्टेज होता था, तो वहां पे आप ईजी लिखते थे या फिर ई लिखते थे। लेकिन यहाँ पे बैक ईएमएफ रहेगा तो क्या लिखोगे? बी लिखोगे। क्या लिखोगे? बी लिखोगे। और आप मुझे बताओ मेरे भाई, जेड क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर, जो कि होता है कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट। पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोल, ये भी क्या होता है भाई? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ए क्या होता है? समांतर पथों की संख्या, यानी लैप बाइंडिंग के लिए पी और वेब बाइंडिंग के लिए 2। तो ये भी क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब, और 60 तो भाई एक संख्या, वो तो कांस्टेंट है ही है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ईबी इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू 5। ईबी इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू 5। अब आपको तो कुछ करना ही नहीं रहा, आपको निकालना है एन, आपको निकालना एन यानी स्पीड। आप लिखे हो कि ईबी इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू 5, यानी एन को यदि आपको निकालना है इज प्रोपोर्शनल टू ईबी, ये
यहाँ गुणा है, यहाँ बटे हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर आने वाला है ये, आपका आंसर आने वाला है ये। अब आप जो है कि प्रोपोर्शनल चीज हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ईवी बटे 5 जहां होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये। लेकिन मैं ये इतने भाई मेरे सोच रहे हैं कि ये मैं क्यों करवाया हूँ, ये इसलिए करवाया हूँ मेरे भाई, क्योंकि यदि ईवी यहाँ पे न दिया होता तो आप परेशान हो जाते हैं सर कि ईवी कैसे निकलेगा। तो ईवी निकालने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे निकलेगा। तो आप ईवी बाई 5 लिखो, या फिर ईवी का मान क्या है, VS IA इंटू RA बाई 5, VS माइनस IA इंटू RA बाई 5। तो ये दो के दोनों आपके क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भाई ये क्या है आपका, ये क्या है, द बेस्ट आंसर, क्या है, द बेस्ट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलिए ठीक है। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन अ डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर। यानी कि कोई 4 पोल की डीसी मोटर है और उसकी बाइंडिंग क्या है, डुप्लेक्स। बाइंडिंग क्या है भाई, डुप्लेक्स है, क्या है, डुप्लेक्स है। तो उसमें जो है कि कितने समांतर पथ होंगे, मैं आपको कल डिस्कस किया था कि बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक लैप बाइंडिंग और एक वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में ऑलवेज इज इक्वल टू पी, यानी समांतर पथों की संख्या पोल के संख्या के इक्वल होती है। और जो वेव बाइंडिंग होती है वहां हमेशा एज इक्वल टू 2 होता है। इसके एज इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि समांतर पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। किसमें होती है, वेव बाइंडिंग में, ठीक है। तो आपसे इसका मतलब ये है कि यदि 4 पोल है, इसका मतलब ये है कि समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी। जो मेरे भाई 4 मार के आएंगे आंसर, उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, उनका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, अगर यहाँ पे कोई भी फ्लेक्स न पूछता है, यानी या फिर बोल देता है सिंप्लेक्स, या फिर क्या बोल देता सिंप्लेक्स, तब वहां पे 4 आंसर सही होता। लेकिन भाई यहाँ पे डुप्लेक्स है, यानी दोहरी बाइंडिंग की गई है, तो दोहरी बाइंडिंग के लिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आने वाला 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अगर आप को यहीं से कर देता है कि डुप्लेक्स नहीं भाई ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है, क्या है, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है, तो वहां पे आप क्या करते, पोल में 3 का गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता क्या, 12। आंसर क्या जाता, 12। तो आपको मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना है कि किस प्लेक्स की बात कर रहा है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, ठीक है, टेट्राप्लेक्स है, जो भी है, क्या है, जो भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर द बेस्ट होने वाला है क्या, डी। लैब बाइंडिंग से कुछ रिलेटेड चीज बता देता हूं कि जो लैब बाइंडिंग होते हैं भाई मेरे, वो वहां पर यूज होती है, वहां पर की जाती है जहां पर लो वोल्टेज तथा हाई करंट की आवश्यकता होती है। लो वोल्टेज तथा हाई करंट की आवश्यकता जहां पे होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, लैब बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और वेव बाइंडिंग का प्रयोग हम वहां पे करते हैं मेरे भाई जहां पर हाई वोल्टेज, जहां पर हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता होती है। हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता होती है जहां पे, वहां पे हम क्या करते हैं, वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई कि अब आप एक बताओ कि जहां पर जो है कि करंट लो होगा, जहां पे करंट लो होगा, इसका मतलब है ये है कि वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब ये है कि ये लो करंट है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, तो इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस हाई होगा। और रेजिस्टेंस हाई किसमें होता है, सीरीज में 4 बाइंडिंग को जोड़ दो, सबका बाइंडिंग जुड़ के जो है रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेव बाइंडिंग को आप जो है कि सीरीज रेजिस्टेंस बाइंडिंग भी बोल सकते हो। क्या, सीरीज रेजिस्टेंस बाइंडिंग भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा और करंट का मान कम होगा। यदि मैं लैप बाइंडिंग की बात करूं तो जो लैप बाइंडिंग होगी वहां पे हाई करंट होगा। हाई करंट कब होगा, जबकि रेजिस्टेंस आपका लो होगा। और मेरे भाई रेजिस्टेंस कब लो होता है, रेजिस्टेंस कब लो होता है, जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो। रेजिस्टेंस कब लो होता है, जब उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। इसका मतलब यह है कि आप लैप बाइंडिंग को एक और शब्द बोल सकते हो कि पैरेलल सर्किट। क्या बोल सकते हो, पैरेलल सर्किट।
और इसको आप क्या बोल सकते हो, सीरीज सर्किट। क्या बोल सकते हो, सीरीज सर्किट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो बाइंडिंग से क्या है, रिलेटेड है, बाइंडिंग से क्या है, रिलेटेड है। और यदि थोड़ा डीपली में जाया जाए तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि जो लैब बाइंडिंग होती है, जो लैब बाइंडिंग होती है उसमें हमेशा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, जिसको मिनिमाइज करने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक रिंग का प्रयोग करते हैं। एक रिंग का जो बना होता है किसका, कापर का, जो बना होता है किसका, कापर का, कापर रिंग का प्रयोग करते हैं लैब बाइंडिंग में। लेकिन वेब बाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वेब बाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो हमारी वेब बाइंडिंग होती है वो मैकेनिकली बैलेंस नहीं होती। क्या होती है, मैकेनिकली बैलेंस नहीं होती है। इसकी वजह से वेब बाइंडिंग में हम एक यूज करते हैं कॉइल जिसका नाम है डमी कॉइल, जिसका नाम है डमी कॉइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। क्या है भाई, डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर। यानी यदि कोई डीसी मोटर रोटेट कर रही हो तो उसके घूमने की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सा नियम डिसाइड करता है। इसका मतलब यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कि जो जनरेटर होता है, सारे भाई को पता है कि जनरेटर को हम किससे घुमाते हैं भाई, राइट हैंड से। किससे घुमाते हैं, राइट हैंड से। तो जहां पे भी जनरेटर शब्द का नाम आए कि भाई वहां जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट का या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, तो हमेशा जनरेटर को हम किससे घुमाते हैं, राइट हैंड से। तो जनरेटर में हमेशा और हमेशा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगने वाला है। क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगने वाला है। इसका मतलब यह है कि मोटर में जस्ट इसका विपरीत होगा। इसका मतलब क्या है, मोटर में जस्ट विपरीत होगा, और मोटर में जब विपरीत होगा तो क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है। क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आपको चित्र में थोड़ा दर्शाया भी गया है, क्या है, थोड़ा सा दर्शाया भी गया है कि जो फ्लेमिंग फ्लेमिंग जो है कि लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें दर्शाया गया है कि जब आपकी तीनों हाथ की जो है कि एक अंगूठा हो गया, एक तर्जनी अंगुली और एक मध्यमा अंगुली, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तो जो आपका अंगूठा होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दिखाता है, यानी मोटर हमारी किस दिशा में रोटेट कर रही है। और जो तर्जनी उंगली होती है वो ये दिखाती है कि किस जो है डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। और जो मध्यमा उंगली है वो बताती है कि करंट किस दिशा में जो है कि फ्लो हो रहा है, करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको एक चीज और बोल सकता है कि जो आपका बैक ईएमएफ है, जो आपका बैक ईएमएफ है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बताने का काम कौन सा करता है मेरे भाई, कौन सा काम करता है, मीडियम फिंगर। कौन, मिडिल फिंगर। कौन सी, मिडिल फिंगर, यानी बीच वाली उंगली। चलिए, तो भाई मजा आ रहा है सबको, मजा नहीं आ रहा है तो भाई मजा आना चाहिए, क्योंकि देखो चीजों को समझोगे थोड़ा सा डिटेल में तो एग्जाम्स में आपके थोड़ा बहुत यदि घुमा कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो जो है कि उसको कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके सामने करता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना भाई। चलो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। यानी चित्र में जो दिखाया गया है वो कौन सा डीसी मोटर है भाई, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। आप जानते हो कि जो डीसी मोटर होती है वो एक होती है सीरीज, एक होती है शंट, एक होती है कंपाउंड। अब जिसमें जो है कि आपकी फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हो तो सीरीज मोटर, यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी हो
तो शंट मोटर, और यदि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दो के दोनों हो तो वो कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। वो कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। और कंपाउंड की थोड़ा सा यदि मैं चर्चा कर लूं तो एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और एक होता है आपका डिफरेंशियल डिफरेंशियल कंपाउंड। अब कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स यानी शंट बाइंडिंग के फ्लक्स तथा जो है कि सीरीज बाइंडिंग के फ्लक्स का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है? डिफरेंशियल में आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है मेरे भाई, वो शंट बाइंडिंग के फ्लक्स तथा सीरीज बाइंडिंग के फ्लक्स का क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर यानी डिफरेंस होता है। तो इसमें तो कोई बहुत पहाड़ मेरे को नहीं लग रहा है कि चीज है। आपको बस देखना है और बताना है कि भाई ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के किस में जुड़ा हुआ है? फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये शंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में करंट के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन से रूल का यूज किया जाता है? इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 63 में वही तो मैं डिस्कस किया हूं। क्वेश्चन नंबर 63 में वही तो डिस्कस किया हूं कि भाई करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन जो है कि आपकी तर्जनी और जो है कि अंगूठा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दिखाता है। तो कौन सा दिखाता है भाई? कौन सा दिखाता है? फ्लेमिंग लेफ्ट रूल। कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि अभी बताया कि जनरेटर को आप राइट हैंड से घुमाते हो तो हमेशा राइट हैंड लगेगा जनरेटर में, बाकी जस्ट उसका विपरीत मोटर में लगेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाने वाला है भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलो करंट डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए चलिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी पहाड़ चीज थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? यानी विच व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। यानी कि आप एक डीसी शंट मोटर ऐसे बना दिए, ठीक है, और ये मैंने बना दिया, ठीक, ये अपना सप्लाई दे दिया, आपने दिया, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस है आईए, क्या है? आई ए और आर ए। तो आपसे पूछता है कि भाई कौन सा है जो कि सही होगा, तो आप मुझे खुद बताओगे। इसके जस्ट पहले क्या मैं आपको यही अभी नहीं बताया हूँ पहले या दूसरे क्वेश्चन में कि इसमें केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओगे तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ से यहाँ इंटर करेगी और फिर एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी करंट, एक इधर जाएगी, तो इधर जाने वाली करंट आई ए होगी। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, इसका मतलब है कि माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इक्वल टू 0। तो आप करो, आपको निकालना है क्या? करंट, आपको निकालना है करंट, यानी इसको करो उधर, इसको करो इधर, तो बचेगा वी एस माइनस ई बी इक्वल टू आई ए इंटू आर ए। आपको निकालना है करंट यानी आई ए, तो क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? क्या होगा? आपका होगा वी एस माइनस ई बी होल टू दी बाई आर ए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखने वाला है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखने वाला है, सी में दिखने वाला है। तो भाई मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई चीज रटो मत, मैं आपसे क्या कहता हूं कि कोई चीज रटो मत, थोड़ा सा समझना है क्या? थोड़ा सा समझोगे तो आपको यदि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ दे तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब ऐसे रट लिए तो अगर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये दे देता कि आई ए इक्वल टू ई बी माइनस वी बाई आर ए, ठीक है, ये देता है, तो भाई इसमें तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि भाई वी माइनस ई बी था या फिर ई बी माइनस बी था, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई चीजों को समझो, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच रूल इज अप्लाइड टू द आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ डीसी मोटर, इन अ डीसी मोटर। चलो देखो वही चीज, वही क्वेश्चन है फिर से कि डीसी मोटर में फ्लक्स की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो अभी बताया कि भाई हमेशा और हमेशा फ्लक्स को जो है कि मोटर की बात करें तो आप क्या यूज करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करोगे?
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। चलिए आप मुझे बताओगे कि जो फर्स्ट रूल है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? जिस मेरे भाई को नहीं पता है इसको आप लोग समझ लो कि इसका एक नाम दूसरा है, इसको आप बोलते हो मैक्सवेल स्क्रू लॉ। मैक्सवेल स्क्रू लॉ, और मैक्सवेल स्क्रू लॉ ये बोलता है, मैक्सवेल स्क्रू लॉ ये बोलता है कि यदि स्क्रू जिस डायरेक्शन में आप कसते हो, स्क्रू जिस डायरेक्शन में आप कसते हो उस जो है कि यदि आप सपोज दैट हमारा जो है कि कोई वुड है यानी लकड़ी है, प्लाईवुड है, इसमें आप स्क्रू इस डायरेक्शन में कस रहे हो, इस डायरेक्शन में कस रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी तार में जो है कि करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर जा रही हो तो फ्लक्स की डायरेक्शन इसके इस तरह होगी, इसके इस तरह होगी। या फिर यदि करंट की डायरेक्शन ऐसी हो तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, यानी नीचे की ओर होगी। तो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होगी, लेकिन किसमें? एक कंडक्टर में। किसमें? एक कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पे मोटर की बात किया है तो मोटर के लिए अपना ऑप्शन होने वाला है सी। क्या होने वाला है? सी। और राइट हैंड तो आप लोग जानते हो कि भाई जनरेटर के लिए यूज हम करते ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल का मतलब राइट हैंड ग्रिप रूल का मतलब ये, यदि हम अपने हाथ राइट हैंड की अंगूठे को और अंगुली बाकी सारी अंगुलियों को जो है कि इस प्रकार से मोड़ें कि जो है कि सब जो है कि एक दूसरे से क्या हो 90 डिग्री पे, यानी देखो ये इधर है और ये इधर है, तो जो हमारी यदि करंट की डायरेक्शन ये है तो नंबर फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब ये है कि यदि एक तार जा रहा है इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। ये बताता है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा है तो आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है मेरे भाई? सही आंसर होने वाला है सी। चलिए कौन सा होने वाला है? चलो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, यानी जो चित्र में दिखाया गया है वो कौन सा डीसी मोटर है, कौन सा डीसी मोटर है? तो भाई मैं आपको बताया था कि आप एक बार बताओ कि एक सीरीज होता है, एक शंट होता है, एक कंपाउंड होता है। क्या होता है? सीरीज, शंट, कंपाउंड। और सीरीज में एक ही वाइंडिंग होगी जो कि सीरीज में कनेक्ट होगी, शंट में एक ही वाइंडिंग होगी जो कि शंट में कनेक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें तो एक बाइंडिंग इधर भी है, एक बाइंडिंग इधर भी है, तो दो के दोनों गलत है। दो के दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, एक है लॉन्ग शंट कंपाउंड, एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड। एक है लॉन्ग शंट कंपाउंड, एक है शॉर्ट शंट। भाई लॉन्ग और शॉर्ट के लिए एक चीज समझ लो, मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, उस चित्र के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सारे के सारे भाई क्या होंगे, इस चीज को समझ जाएंगे। मेरे सारे के सारे भाई क्या करेंगे? इस चीज को समझ जाएंगे कि भाई आज से लॉन्ग और शॉर्ट का जो लफड़ा है हम इसको कभी भूलेंगे ही नहीं कि भाई लॉन्ग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो मेरे सभी भाई बोलेंगे कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो मेरे सारे भाई बताएंगे कि शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। इसका मतलब ये है कि यदि यदि ये आर्मेचर यदि शॉर्ट है यानी छोटा, इसकी लंबाई क्या है? छोटी है। लेकिन आपने इस जो आर्मेचर के जो सीरीज में एक बाइंडिंग लगा जिसको आप सीरीज बाइंडिंग बोलते हो, इसको आपने इसी में जोड़ दिया तो इसकी लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। इसकी लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये हमेशा और हमेशा याद रखना, ये क्या होता है? लॉन्ग शंट होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग शंट होता है। ये छोटा है क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो है कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग आपने जोड़ा ही नहीं, आपने जोड़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये भाई शॉर्ट शंट है। ये क्या है? शॉर्ट शंट है। आप मुझे बताओ कि आज के बाद जब आपसे शॉर्ट और लॉन्ग की बात करेगा तो क्या आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। क्या करोगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि भाई लॉन्ग का मतलब बोला लंबा, इसके सीरीज में जोड़ा गया तो इसकी लंबाई बढ़ गई बस। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, इस जो है इसको इधर जोड़ दिया गया फील्ड बाइंडिंग हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है चलिए,
तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि भाई इस क्वेश्चन में लॉन्ग है कि शॉर्ट है। आप बोलोगे सर अगर ये तो यहाँ पे जुड़ा है यानी आर्मेचर के सीरीज में है, ये आर्मेचर के पैरेलल में है, ये आर्मेचर के क्या है पैरेलल में है, लेकिन लेकिन ये पैरेलल में तो है ठीक है, लेकिन ये अलग से जुड़ा है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर यही बाइंडिंग जो यहाँ पे थी, इस चीज को तार को मैं उठा के इधर कर दूं, उठा के इधर कर दूं, इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, वही चीज तो है। इसका मतलब ये है ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है शॉर्ट है। इसका मतलब क्या भाई शॉर्ट, क्योंकि छोटा हो गया। क्या हो गया छोटा हो गया। क्या हो गया भाई छोटा हो गया। तो भाई इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत हुआ क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन डीसी जनरेटर या डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर में जो है कि बैक ईएमएफ का फार्मूला जो है कि ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो ये चीज तो भाई कल ही से चल रही है, ये तो कल ही से चल रही है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम जो है डीसी जनरेटर और मोटर पढ़े उसको भी पता होगा कि भाई बैक ईएमएफ का फार्मूला यही होता है। क्या होता है, यही होता है जेड पी एन फाइव बाई 60A बाई 60A। या फिर एक चीज इसको और लिख सकते हो पी जेड बाई 2 बाई टू पाई ए इंटू 5 इंटू ओमेगा इंटू 5 इंटू ओमेगा। तो आप ढूंढ लो भाई 60A देखो यहाँ दिख रहा है पी फाइव जो आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं, जेड पेन 5/60A। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है, आपको ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए तो ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई आप लोग को जो है कि उबन हो रही हो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तभी मजा आएगा भाई। क्या चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि रटना क्या, रटना तो भाई कोई रट लेगा, रट के जो है कि पेपर दे देगा, जो है कि पास हो जाएगा और भाई डिग्री मिल जाएगी। और डिग्री रखने से क्या भी होने वाला आप समझ सकते हो भाई, डिग्री किसके पास नहीं है आज के डेट में। ठीक है, तो डिग्री का महत्व नहीं, महत्व आपके नॉलेज का है। महत्व क्या है आपके नॉलेज का है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि उपकरण का नाम क्या है। तो आपको मैं बताऊं भाई ये क्या है, ग्राउलर है। क्या है, ग्राउलर है। ग्राउलर सारे भाई जान जाओ कि ग्राउलर दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये अपना क्या है एक्सटर्नल ग्राउलर। क्या है एक्सटर्नल ग्राउलर है। अब मुझे आप बताओ कि ये ग्राउलर करता क्या है, ये ग्राउलर करता क्या है। देखो ये ग्राउलर लगा है, ये इसकी जो है कि पैकिंग है और ये जो है कि क्या है कोर है। ये क्या है कोर है जिसपे आपने क्या दिया है सप्लाई दिया, जैसे आपने क्या दिया है सप्लाई दिया है जैसे। और एक ये भी है, एक ये भी है, और जो ये यही भी है आपने, ये कोर है, ये जो है कि आपने सप्लाई दिया है। तो इसमें जो है कि ग्राउलर क्या करता है, दो काम करता है। ग्राउलर क्या करता है, दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, पहला काम ग्राउलर का ये है कि शॉर्ट शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट करता है, और दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट करता है। दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट करता है, लेकिन किस चीज का, लेकिन किस चीज का मेरे भाई, आर्मेचर आर्मेचर बाइंडिंग का। इसका आर्मेचर बाइंडिंग का। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे करता है, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे करता है। तो आप चीज एक चीज समझो, आप जो है कि एक चीज समझो कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है चलो, ठीक है तो मैं चलो कर दिया ओपन सर्किट। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे करता है, तो ऐसा इसलिए ऐसे करता है भाई कि इसमें क्या करते हैं, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी कम्यूटेटर है। क्या है कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है। अब बीच में क्या है इंसुलेशन है अभ्रक का, जो कि मैं कल बताया था कि इंसुलेशन क्या है अभ्रक है। तो आप क्या करते हो इसमें दो जो है कि एडजस्टेंट यानी जस्ट अगल बगल वाले जो है कि जो है कि कापर जो है कि क्या बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या करते हो, उनसे तार निकालते हो और उन दोनों क्या करते हो, यहाँ पे देखो एक हेक्सा ब्लेड है। क्या है हेक्सा ब्लेड है। तो हेक्सा ब्लेड से क्या करते हो इसको शॉर्ट कराते हो। क्या करते हो दूसरे शॉर्ट कराते हो। यदि यदि जो है कि सप्लाई देने के बाद यदि आपने जो है कि दोनों कम्यूटेटर को जो है कि हेक्सा ब्लेड से जो है कि शॉर्ट कराया है, अगर
अगर जो है कि चिंगारी उत्पन्न होती है यानी स्पार्किंग होती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपकी आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट है। लेकिन यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता हर्षा प्लेट से जो है कि शॉर्ट करने पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। बट आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, डी। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यानी यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो, कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो। आप मुझे बताओ कितने भाई को ये नहीं पता है कि पोल पिच और कॉइल पिच क्या होता है। पोल पिच और कॉइल पिच क्या होता है तो जरा समझो। मैंने बना लिया एक मेरा एन एस एन एस, मैंने पोल बना लिया। तो एक बात ध्यान रखना, पोल पिच का मतलब क्या होता है, पोल पिच का मतलब मेरे भाई ये होता है कि दो दो एक साथ, दो एक साथ आने वाले पोल के बीच की दूरी, पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, पोल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका पोल पिच, यदि मैं इसका पोल पिच देखूं तो ये है, इसका पोल पिच ये है, ये है, ये से सारे क्या है, पोल पिच। अब एक शब्द होता है क्वायल पिच। क्वायल पिच का मतलब क्या होता है, क्वायल पिच का मतलब ये होता है, जैसे जैसे मैं थोड़ा सा एक चित्र बनाता हूं, जैसे जैसे सपोज दैट आपकी जो है कि ढेर सारी ये स्लॉट है, ये क्या है, स्लॉट है, क्या है, स्लॉट है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जैसे ये हो गया, सपोज दैट ये स्लॉट है, क्या है, स्लॉट है। तो पोल पिच तो बता दिया कि दो पोल के जो एक एडजेसेंट जो एक 7 पोल है उनके बीच की दूरी क्या कहते हैं, पोल पिच। लेकिन कॉइल पिच ये होता है कि सपोज दैट आपकी बाइंडिंग 1 से जो है कि 5 में करनी थी, पहली बाइंडिंग आप सबने जो सपोज दैट कि 1 से 5 में करनी थी, दूसर की 2 से 6 में जाती, तीसर की 7 में जाती। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया कि जो पहली बाइंडिंग थी जो स्लॉट नंबर 1 से 5 में जानी चाहिए थी, आपने उसको स्लॉट नंबर 4 में ही डाल दिया। आपने किया स्लॉट नंबर 4 में ही डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर पोल पिच यहां से यहां तक पूरा होता, लेकिन कॉइल पिच सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, कॉइल पिच सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पोल पिच, इसका मतलब ये है कि पोल पिच बड़ा हो गया किससे, कॉइल पिच से। किससे, कॉइल पिच से। तो क्वेश्चन आपसे यही तो पूछ रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, ये क्या है, कॉइल पिच पोल पिच से कम है, तो उसको हम, अगर ये कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भैया, शॉर्ट शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग, या फिर कोडेड पिच बाइंडिंग, या फिर कोडेड पिच बाइंडिंग। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग या फिर कोडेड पिच बाइंडिंग। लेकिन लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, अगर हमको जो है कि हमको यदि करना था बाइंडिंग 1 से 5 में, अगर मैं वही करता, वही काम करता, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पोल पिच है वो कॉइल पिच के क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तो वहां पे क्या हो जाता, लॉन्ग, उसको आप बोल देते कि लॉन्ग कोर्डेड बाइंडिंग या फिर लॉन्ग पिच बाइंडिंग, या फिर इसे एक और शब्द देते हैं कि फुल पिच बाइंडिंग। क्या होता, फुल पिच बाइंडिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है डी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ बता देना चाहता हूं कि भाई शॉर्ट पिच बाइंडिंग और फुल पिच बाइंडिंग करने से घाटा और मुनाफा यानी लाभ क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हो मेरे भाई, तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। और जब लॉन्ग करते हो तो भाई जितना इंड्यूस्ड में आपको करना था उतना तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो एक घाटा है शॉर्ट पिच बाइंडिंग करने का। अब आप पूछोगे सर तब जब घाटा है तो करते क्यों है, भाई घाटा तो एक है,
घाटा तो एक है लेकिन फायदा बहुत बड़ा इसका है कि जब आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हो, जब आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हो तो एक शब्द आता है हार्मोनिक्स, जिसको आप स्लॉट हार्मोनिक बोलते हो। वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या है, फायदेमंद है। और मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि एक चीज होता है कि पिच फैक्टर, एक चीज क्या होता है, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर यही बोलता है कि पिच फैक्टर यही बोलता है कि 60 पिच बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ, 60 पिच बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे बटे फुल पिच बाइंडिंग में ईएमएफ बटे फुल पिच बाइंडिंग में ईएमएफ। आप मुझे बताओ कि फुल पिच बाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, मैंने मान लिया 100 हो रहा था, मैंने मान लिया 100 हो रहा था। लेकिन अभी मैं बताया कि जब 60 पिच बाइंडिंग करते हो तो ईएमएफ पहले के अपेक्षा कम ही होगा। इसका मतलब मैंने मान लिया कि सपोज 80 हो रहा है। अब इसका कैलकुलेट करो तो 0.8 आने वाला है पोल पिच, अरे पिच फैक्टर, क्या सॉरी, पिच फैक्टर, क्या पिच फैक्टर। इसका मतलब यह है कि यदि किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि भाई पिच फैक्टर का मान कितना होता है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना लेस देन 1। हमेशा और हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है किसका मान, पिच फैक्टर का मान। किसका मान, पिच फैक्टर का मान। अगर आपसे पूछ दे कि भाई पिच फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, बस लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो कि ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप लोगों को हवा से उड़ रहा है। ठीक है, तो पिच फैक्टर का यदि फार्मूला पूछ दे तो बस एक ही फार्मूला होता है, सारे भाई को पता होना चाहिए, cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। इसका मतलब थीटा, थीटा क्या है अभी बताया, जो कि आपने शॉर्ट पिच बाइंडिंग और फुल पिच बाइंडिंग किया था उसके बीच का क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। यानी डीसी मोटर की स्टार्टर करने के लिए आप यदि 4 पॉइंट स्टार्टर यूज कर रहे हो तो जो आपने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है होल्डिंग कॉइल के, यानी आपकी होल्डिंग कॉइल है ये, और आपने यहाँ रेजिस्टेंस ऐड किया है आर, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है आप बताओ मेरे भाई। उसका कारण ये है कि इसमें आपने क्या किया है, रेजिस्टेंस ऐड किया है, सीरीज में जा रहा है, यहाँ पर जो है कि होल्डिंग पॉइंट से जो है कि अटैच है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा, और यदि रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, एक्चुअली वेरिएबल होता है, इसमें दिखाया नहीं, कोई बात नहीं, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि आपने रेजिस्टेंस ऐड करके क्या कर सकते हो कि होल्डिंग कॉइल की करंट का मान को क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, अपने इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते हो। तो देख लो कौन सा बढ़ाने वाला है। देखो दूसरा है कि इंक्रीज, यानी केवल बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। सी क्या करता है कि भाई इंक्रीज वोल्टेज नहीं, डिक्रीज वोल्टेज नहीं, भाई करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। क्या करता है, लिमिट करता है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है, सही ए। चलिए कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। हेलो, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और किसी चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना तेरा आशियाना, तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझे भाई, तो तिनका तिनका उठाने के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन मोटर है, इलेक्ट्रिक जो कि कोई डीसी मोटर जिससे आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, उसमें आपको क्या करना है, गति नियंत्रित करना है, गति को लो करना है। नियंत्रित करने का मतलब क्या, लो करना है। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, हमेशा और हमेशा याद रखना, मोटर कोई सी हो, सीरीज हो, शंट हो, मेरे से नहीं मतलब है। जब आप फील्ड कंट्रोल करोगे, क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करोगे, तो हमेशा और हमेशा आपकी जो स्पीड होगी भाई याद रखना वो अधिक आएगी, वो अधिक आएगी, वो अधिक आएगी, चाहे मोटर कोई सी भी हो, चाहे मोटर कोई सी भी हो। लेकिन लेकिन आप यदि आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करोगे तो आपकी स्पीड हमेशा और हमेशा
रेटेड स्पीड से कम हो जाएगी यानी घट जाएगी, तो आप देख लो कि भाई यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर, फील्ड टैपिंग सप्लाई वोल्टेज अलग मेथड ही है जिसको आप वार्ड लियोनार्ड मेथड भी बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला आंसर है। तो इस चीज को आप रट लो, फील्ड कंट्रोल करोगे तो ज्यादा स्पीड मिलेगा, आर्मेचर कंट्रोल करोगे तो जो है कि स्पीड कम मिलेगा। लेकिन मैं आपसे अभी बोला हूं कि भाई रटना नहीं है, भाई रटना नहीं है, थोड़ी सी चीजों को समझना है। तो मैं एक ऑप्शन ले लेता हूं, एक सीरीज बोला है तो मैं सीरीज की ही ऑप्शन ले लेता हूं, मैं सीरीज का ही ऑप्शन ले लेता हूं। आप बताओ सीरीज एक की ये बाइंडिंग है, अगर आप सपोज दैट इसमें टेपिंग करते हो, आप टेपिंग करोगे, इसका मतलब ये है टेपिंग करने से कि जो है कि फील्ड बाइंडिंग का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आपने सप्लाई दिया तो इसमें जो करंट होने वाली है फ्लो, जो करंट फ्लो होने वाली है उसका मान जो है घट जाएगा। करंट घटने का मतलब ये है कि भाई करंट के कारण ही तो फ्लक्स होता है, करंट के कारण ही तो फ्लक्स होता है, इसका मतलब फ्लक्स का मान घट जाएगा, यानी करंट घटा तो फ्लक्स का मान घटेगा। आप मुझे बताओ कि स्पीड क्या होता है, स्पीड का मान क्या होता है, ईबी बटे बटे फाइव अस्सी, यानी यहाँ पे घट रहा है, स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो है कि फील्ड में जो काम किया फील्ड टैपिंग का वो आप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि फील्ड डाइवर्टर कैसा होता है सीरीज बाइंडिंग के लिए, सीरीज मोटर के लिए। तो भाई होता है ऐसे, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और आपकी कनेक्ट होती है इधर मोटर, इधर कनेक्ट होती है आपकी सीरीज मोटर और आपने यहां से दिया सप्लाई। आप मुझे बताओगे इसमें यदि रेजिस्टेंस है, वेरिएबल है, यदि रेजिस्टेंस का मान आप घटाओ तो आप मुझे बताओगे यदि रेजिस्टेंस का मान घटाओगे यहाँ पे तो इसमें करंट का मान अधिक हो जाएगा, करंट का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो करंट जब इधर से अधिक चली जाएगी तो इसमें तो करंट का मान घट जाएगा, इसमें क्या है करंट का मान घट जाएगा। इसमें करंट का मान घटने का मतलब क्या है कि बाइंडिंग में करंट घटा तो बाइंडिंग का फ्लक्स भी घटा। अब बाइंडिंग का फ्लक्स घटा तो अभी मैं बताया कि एन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी बटे फाई, अगर फाई घटा तो स्पीड बढ़ा। इसका मतलब ये है कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जो चीज मैं बोला था आपको रटने के लिए, जो चीज मैं बोला था आपको रटने के लिए कि भाई फील्ड यदि कंट्रोल कर रहे हो तो हमेशा स्पीड ज्यादा ही आएगी, मैंने बोला ना कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्या समझ में आया क्या, मैं आपसे बोलता हूँ क्या समझ में आया क्या, तो आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। चलो अब आर्मेचर डाइवर्टर सही कैसे होगा, आर्मेचर डाइवर्टर सही कैसे होगा, आप चीज बताओ। ये मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर है, आपने यहाँ पे एक स्टार रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या किया आपने, एक बाइंडिंग भी आपकी इधर है, आपने एक्स्ट्रा जो है रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आप मुझे बताओगे कि स्टार रेजिस्टेंस लगाओगे तो टोटल जो है कि क्या होगा, करंट का मान घटेगा और जो है कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है सही, ठीक है। तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है, रटना नहीं है, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 7 जो बोलता है कि यदि why shunt field coils is connected in series with holding coil in DC 3 point starter, यानी कोई DC 3 point starter है, 3 point starter है तो उसमें होल्डिंग करंट के सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, होल्डिंग करंट के सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को भाई एक बात पता होनी चाहिए, सीरीज में यदि आप रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि, एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे में जाता हूं, ये चलो ये 3 पॉइंट एक्चुअली है नहीं, ये 4 पॉइंट है, बट मैं इसी से ही आपको समझा, इसी से ही समझा दूंगा कि आपने अगर आपने इसमें ये रेजिस्टेंस, ये 3 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस है, अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगाया है, अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगाया है, मेरे भाई एक बात बताओ चलिए चलो, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि यदि आप रेजिस्टेंस का सीरीज में जोड़े हो तो आप एक बात बताओगे कि एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू अभी बताया कि ईबी बटे आईए होता है, सॉरी आईए नहीं, क्या होता है फाइव, आईए या नहीं होता है, क्या होता है फाइव। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है कि अगर अगर आपने रेजिस्टेंस ऐड किया है तो भाई रेजिस्टेंस यदि सपोज दैट जो है कि आपकी स्पीड बढ़ने लगी, आपकी स्पीड बढ़ने लगी, तो आप बढ़ेगी कब, जो है करंट का मान जब जो है कि
क्या होगा, जो है कि क्या होगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये क्या है आपका जो एनबीसी है यानी नो वोल्टेज कॉइल, ये क्या होगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यदि डी एनर्जाइज हो जाएगी तभी तो जो है कि आपको जो है कि हैंडल को ये छोड़ देगा और जो है आप जो है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, मोटर हो जाएगी ऑफ, मोटर हो जाएगी क्या ऑफ। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, यदि रेजिस्टेंस ये ना होता, अब अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होती ही होती और आपका क्या होता, मोटर जल जाती, मोटर क्या होती, जल जाती है। इसका मतलब ये है, लेकिन क्वेश्चन तो हम कहाँ है भाई, ये यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड वाइंडिंग, यानी यदि शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो अब ओपन होने का मतलब क्या है कि कोई करंट नहीं बहेगा, और कोई करंट नहीं बहेगा, कोई करंट नहीं बहेगा तो कोई फ्लक्स नहीं रहेगा, कोई फ्लक्स नहीं रहेगा तो फाई इक्वल टू लगभग 0 होगा। तो आपकी स्पीड क्या होने वाली है, लगभग इन्फिनिटी होने वाली है, यानी बहुत हाई होने वाली है। और जब जो है कि आपकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, इसका मतलब ये है भाई आपको खतरा हो जाएगा, और उस खतरा होगा, उससे बचने के लिए तो आपने सीरीज में जब कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, जब सीरीज में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वो क्या करता है, आपको सेव कर देता है, सेव कर देता है। तो आपका आंसर नंबर डी सही होने वाला है, आंसर जो कि आपका 74 क्या है 24। अगला क्वेश्चन है, why the direction of rotation is changed only by the changing of armature current direction in a DC compound motor, यानी कोई भी डीसी कंपाउंड मोटर है, यदि उसकी डायरेक्शन को आपको चेंज करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के ही कनेक्शन की करके क्यों करते हैं। मैं आपसे बोला यदि किसी भी जो है कि मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करनी है तो आपको क्या करना होगा कि तो जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर दो या फिर फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के चेंज कर दो। लेकिन इसमें भाई कंपाउंड है नहीं, एक सीरीज वाइंडिंग भी है, एक फील्ड वाइंडिंग भी है और एक आर्मेचर वाइंडिंग भी है। तो और हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कंपाउंड में, यदि हमेशा और हमेशा जो है कि जब भी आप जो है कि करोगे चेंज तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग का ही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। उसमें कोई प्रभाव ना पड़े का मतलब यह है कि उसके जो है कि टार्क में, उसके करंट में और उसके स्पीड में कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए कौन सा क्या यूज करते हैं, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, न कि फील्ड करंट, न कि फील्ड करंट। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर में आपकी नॉर्मल स्पीड से समान गति से नीचे की गति कौन सी विधि प्रदान करती है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं, जो फील्ड कंट्रोल मेथड होगा वो हमेशा और हमेशा आपको हाई स्पीड देगा, लेकिन जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होगा वो हमेशा आपको क्या देगा, लो स्पीड देगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करवा चुका हूं। तो आपका आंसर नंबर सी सही होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्टर क्यों यूज करते हो। तो भाई मेरे भाई एक बात सारे भाई याद रखेंगे कि चाहे आपकी इंडक्शन मोटर ही क्यों ना हो, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मैग्नेटाइजिंग करंट लेती है जिसका मान जो है कि बहुत ही ज्यादा होती है, 30 से 50% ऑफ रेटेड करंट। ये तो इंडक्शन मोटर के लिए है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या चल रहा है, डीसी मोटर। तो भाई ध्यान रखना कि जो डीसी मोटर होती है उसमें जब आप स्टार्ट करते हो तो मैं आपको फार्मूला बताया हूं कि I = VS माइनस EB बटे RA। इसका मतलब यह है कि यदि आप स्टार्ट करते हो मोटर तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग उसमें कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता है, यानी बैक ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। अब आप बताओगे कि बैक ईएमएफ 0 है, इसका मतलब क्या है, I = VS/RA आ गया। अगर सप्लाई वोल्टेज सपोज आपने जो है कि 220 वोल्ट दिया होता है अक्सर, और रेजिस्टेंस जो होता है आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं। इसका मतलब है कि अगर सपोज दैट मैंने 0.5 बताया था लेकिन मैं 1 भी मानता हूं तो करंट का मान आने वाला है 220।
जो कि बहुत ही हाई करंट है, जो कि क्या है, बहुत ही हाई करंट है। इसका मतलब यह है कि आर्मेचर करंट बहुत ही हाई है। तो इस आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं भाई, क्या यूज करते हैं, स्टार्टर यानी रिड्यूस्ड आर्मेचर करंट। और स्टार्टर में जानते हो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, पहले चित्र बता चुका हूं। जो ऐसे 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 करके थे, तो क्या थे, दुनिया भर के रजिस्टर थे, और यही रजिस्टर जो होते हैं जो कि आर्मेचर करंट को कम करके देते हैं, कम करके देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा होने वाला है, बी। कौन सा सही होने वाला है, बी। चलिए, अगर आप सोचो कि यदि मोटर आपकी स्टार्ट हो गई एकदम एक रेटेड स्पीड से घूमने लगी, इसका मतलब ये है कि उसमें भी जो है कि आपका बैक ईएमएफ जितना जनरेट होना चाहिए था वो हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि आपने सप्लाई वोल्टेज VS 220 वोल्ट दिया था, जो है कि आर्मेचर का वोल्टेज आप तो बिल्कुल न के बराबर होता है, इसलिए जो है कि सप्लाई वोल्टेज के थोड़ा सा कम ही आपका बैक ईएमएफ होता है। अगर इसको मैं 215 वोल्ट मान लूं, और आपका रेजिस्टेंस जो है कि क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, एक मैंने माना था, तो आइए यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। इसका मतलब ये तो लगभग 5-6 एम्पियर 7 एम्पियर तो करंट चलता ही चलता है। तो जो कि आपकी रेटेड करंट ये सपोजिट हो जाएगी, इसकी वजह से जो कि कोई आपको हानि होने वाली नहीं है। तो आप लोग याद रखो कि भाई रेटेड करंट जो है कि से जो है 5-7 गुना ज्यादा जो है करंट लेती है। चल, तो आपका आंसर नंबर होने वाला है बी। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू बी क्लास बी इंसुलेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कि मटेरियल है जो कि क्लास बी टाइप के इंसुलेशन से जो है कि रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो भाई इसको देखने से पहले एक चीज याद रखो कि जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनके कई जो कैटेगरीज होती हैं, YAEBFHC, जो है कि 90, 105, 120, 130, 155, 180, ग्रेटर देन 180 या लगभग 200, यानी कई चीज। ठीक, चलिए चलिए, तो आपको पूछा है कि बी कैटेगरी का, एक सेकंड, चलो दिख रहा है ना भाई, चलो, आपसे पूछा है कि क्लास, बी है, क्या है, क्लास बी है। चलो, क्लास बी है, तो आपसे भाई देख लो बी में कौन सा दिख रहा है, ये ए बी, अभ्रक है, कांच की ग्लास, फाइबर है, एस्बेस्टॉस है। तो आपका क्या है, फाइबर ग्लास, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बार अगर जो मेरे भाई चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें सर, आप भी छोड़ देते हो फर्स्ट टाइम, तो जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो मेरा भाई स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो मेरा भाई स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि आप तक ले चुके होंगे आप। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर सही कौन सा होने वाला भाई, सी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि सीडीएफ के इंसुलेशन का टेम्परेचर क्या होता है। सीडीएफ के इंसुलेशन का टेम्परेचर क्या होता है, इससे जस्ट पहले ही देख लो कौन सा होता है भाई। सीडीएफ का इंसुलेशन क्या होता है, 155 डिग्री। 155 डिग्री यानी रट्टू तोता बन जाओ, इसके लिए बन जाओ YAEBFHC। वाई का मतलब 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सह सकता है। ए का मतलब क्या है, 105 डिग्री तक टेम्परेचर सह सकता है। ई का मतलब क्या है, 120 डिग्री तक टेम्परेचर सह सकता है। बी का मतलब क्या है, 130 तक सह सकता है। एफ का मतलब क्या है, 155 डिग्री तक सह सकता है। एच का मतलब क्या है, 180 डिग्री तक सह सकता है। और सी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, यफ है ना। तो यफ का कौन सा भाई, 55। यफ का कौन सा है, 55। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। चलिए, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, यानी इनमें से कौन सी मोटर होती है जो कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव का काम करते हैं, यानी हमेशा मैक्सिमम केसेस में जो है कि स्पीड जो है कि क्या करती है, आपको लगभग समान देती है, यानी बदलता हुआ स्पीड नहीं देती है। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, यदि स्पीड कांस्टेंट हो तो आप दो प्रकार का मोटर यूज करते हो, एक होती है शंट, और एक होती है कम्युलेटिव कंपाउंड, एक होती है
कम्युलेटिव, ये भाई कहाँ चला गया, चलो, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दे, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निरंतर गति ड्राइव के लिए, लेकिन इसमें एक चीज मेंशन ना करे कि लोड वेरिएबल हो, लोड वेरिएबल हो, यदि ये शब्द ना बोले तो हमेशा और हमेशा डीसी शंट मोटर आंसर सही होगा। और यदि आपसे बोल दे कि निरंतर गति मिले और लोड भी वेरिएबल होता रहे, यानी लोड भी वेरिएबल होता रहे, तो लोड जब भी वेरिएबल होगा तो आप कौन सा यूज करोगे, कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर यूज करोगे कब, जब आपका स्पीड भी वेरिएबल चाहिए और लोड भी स्पीड कांस्टेंट चाहिए और लोड आपका कंटिन्यू वेरिएबल हो रहा हो तब। लेकिन यदि लोड वेरिएबल ना हो तो आप जो है कि डीसी शंट मोटर यूज करोगे। चलो ठीक है भाई, चलो तो टाइम को बहुत ज्यादा हो गया, आज की क्लास यहीं तक और हमारा और आपका साथ भी यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।